This conference नमस्कार। will now be recorded. सभी को नमस्कार। चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक इसकी सर टीका 43 ची टीका 43-44 ची टीका। हाँ, यस। और नीचे है इसमें हीन मध्य। हाँ। उजव्या स्तंभात दुसरा पॅराग्राफ, रेषेच्या खालची टीका, रेषेच्या खालची उजवा स्तंभ। हो सर। आणि दुसरा पॅराग्राफ, सन्निपतितानां सन्निपतितानां दोषाणां तद्यथा सन्निपाते त्रयोदोषे संसर्गे नव सन्निपतितानां दोषाणां मध्ये द्वयोः अतिशये त्रयः, एकस्य अतिशये त्रयः इति द्विल्बणैः एकोल्बणैः षट्, हीन मध्यादिकैः सन्निपतितैः षट्। नीचे से 5वीं लाइन में सन्निपतितानां है, वहां से पढ़ना है। नीचे से 5वीं लाइन अंडरलाइन करून द्या म्हणजे होईल। हाँ, सन्निपतितानां दोषाणां युगपत् वृद्धि क्षय कृतो अन्यो विकल्पो भेद उपदिश्यते, तमेव विकल्पं दर्शयति वृद्धिः इति। एकस्य वृद्धिः। हाँ, बस हम एक वाचा था, इथून पुढे एक वाचायचं। अभी तीनों दोषों का युगपत यानी एक साथ, वृद्धि क्षय और साम्य, वृद्धि क्षय और साम्य, तीनों दोषों का युगपत। ये तीन अवस्थाएं भिन्न भिन्न रूप में कैसी होती है उसका वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। अब तक हमने दो वृद्ध एक क्षीण, एक वृद्ध दो क्षीण ऐसे देखे। अब तीनों में एक वृद्ध एक क्षीण एक सम, ये हम अभी यहां से देखेंगे। ये कुल मिलाकर कितने हैं वो काउंट करेंगे। पहले शुरू करो। पहला एक, एकस्य वृद्धि, एकस्य वृद्धिः एकस्य समता एकस्य च संशयः। हाँ, एक की वृद्धि एक की समता और एक का क्षय। आगे, वातो वृद्धः पित्तं समं श्लेष्मा क्षीणाः। ये एक अवस्था हुई है जिसमें वायु वृद्ध है, पित्त सम है, श्लेष्मा क्षीण है। फिर से पढ़ता हूं। वातो वृद्धः पित्तम समम श्लेष्मा क्षीणः, ये पहला है। अब इसका उदाहरण 45वें सूत्र में दिया है। सूत्र 45 पढ़ो। प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतश्लेष्मण क्षयः स्थानात् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति। ये अवस्था है अभी जो हमने पढ़ा उसकी, यानी वातो वृद्धः पित्तं समं
श्लेष्मा क्षीणः, इसका ये उदाहरण है। अब इसमें आपको थोड़ी सी श्लोक 45 बताओ। अब इसमें इस श्लोक में 45वें श्लोक में प्रकृतिस्थम यदा पित्तम, पित्त प्रकृतिस्थ है, श्लेष्मा क्षय है और मारुत ये क्षय भी नहीं वृद्ध भी नहीं प्रकृतिस्थ भी नहीं, प्रकृतिस्थ नहीं और क्षीण नहीं, क्या है फिर? वृद्ध है। इसको कहते हैं उहन तंत्र युक्ति, वाक्य शेष तंत्र युक्ति। तो पित्त प्रकृतिस्थ है, श्लेष्मा क्षीण है, मारुत वृद्ध है, युगपत सम वृद्धि संक्षय। तो उसमें वाक्य शेष तंत्र युक्ति लगाकर मारुत को वृद्ध डालना है। और यदि ऐसे और इस प्रकार यदि ये पित्त शरीर में घूमता है तो वो क्या करता है? यत्र यत्र विसर्पति, कहीं 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 फैलता है और जहां खबर गुण मिल गया वहां रुकता है, या जब तक उसका बल है तब तक कार्य करता है। ये बल भी क्षीण वृद्ध होते रहता है। देश काल ऋतु दिन रात्रि भोजन इन अवस्थाओं में ये बदलते रहता है उसका। तो क्या करता है फिर ये? तो यदि पित्त प्रकृतिस्थ है, श्लेष्मा क्षीण है, मारुत वृद्ध है, मारुत वृद्ध यानी जगह जगह पर वृक्षादि गुणों की निर्मिति हुई है। अब ये पित्त जहाँ कहीं कहीं प्राकृत होते हुए भी रुकता है तो अपने लक्षण बताता है। जैसे आप यदि धूप में घूम रहे हैं और धूप सामान्य है, आप चलते रहते हैं तो धूप उतनी ज्ञात नहीं होती है, और जब आप एक जगह रुकते हैं तो थोड़ा सी धूप लगने लगती है। गाड़ी पे उतनी लगती है, गाड़ी रुक दी तो थोड़ी ज्यादा लगने लगती है। उस प्रकार ये प्राकृत श्लेष्मा भी, ये प्राकृत पित्त भी वायु के सहयोग से योग वाहित्व के साथ और श्लेष्मा का अभिभवन शरीर में नहीं है, आवरण शरीर में नहीं है, कम है, वो क्षीण हुआ है। इसलिए वायु के रुक्षादि गुण परुषादि गुण और पित्त के रुक्ष परुषादि गुण और उष्ण गुणों से वहां पर वो अपने उष्ण तीक्ष्ण गुण से लक्षण बताते रहता है। वो कैसे है? गात्र भेदश्च, भेद करता है, दाहश्च, और ये अनवस्थित होता है क्योंकि ये बड़ा हुआ नहीं है, ये बड़ा नहीं होने से और गतिमान है, इसका पोषण नहीं हो रहा है तो अपने आप उसका वीर्य कम हो जाता है। दोपहर सुबह कम होता है, दोपहर में बढ़ता है, सायंकाल ठीक क्षम हो जाता है, भोजन के बाद थोड़ा कम होता है, मध्य में फिर बढ़ता है। इस प्रकार ये अनवस्थित होता है। गात्र देशे भवति, और यहाँ वातवृद्धि भी है और पित्त प्राकृत है, तो ये वातवृद्धि के कारण तत्र श्रम और दौर्बल्य ये दो आपको लक्षण भी मिलते हैं। और ये दाह भेद ये अनवस्थित होते हैं क्योंकि प्राकृत पित्त है और मारुत वृद्ध है। पित्त स्वयं बड़ा हुआ नहीं है, इसका पोषण नहीं हो रहा है तो वो स्वयं कुछ काल में क्षीण हो जाता है। कि उसको पोषण देते हैं तो फिर बढ़ेगा वो, लेकिन हेतु उसके नहीं है। तो ये हुआ पहला। दूसरा पढ़ो, अभी दूसरा कौन सा है? पहले प्रकार पढ़ो। वातो वृद्धा श्लेष्मा समः पित्त क्षीणम, पढ़ो। दो के पहले ये इसमें एक विशेषता है कि इसमें अंक बाद में देते हैं, इसलिए ध्यान रखना।
अंक शुरू में नहीं रहते हैं। एक के बाद कॉमा है, इसका मतलब एक ऊपर हो गया है, अब दूसरा शुरू हो गया है और दूसरे के दो के बाद कॉमा दिया है, तो ये दो यहाँ समाप्त होता है। तो वातो वृद्धा, पढ़ो। वातो वृद्धः श्लेष्मा समः पित्तं क्षीणम्। यानी वायु वृद्ध है, श्लेष्मा सम है, पित्त क्षीण है। अब श्लोक में देखेंगे, अब श्लोक में आइए। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा श्लोक समझना है। प्रकृतिस्थम कफम, प्रकृतिस्थम नपुंसक लिंगी प्रथमा एक वचन है, कफम प्रकृतिस्थम। अब पित्ते सप्तमी है, पित्ते सप्तमी है, उसका विशेषण क्षीणे है। पित्ते क्षीणे, प्रकृतिस्थम कफम, पित्ते क्षीणे और वायु बली। वायु वृद्ध है, पित्त क्षीण है, प्रकृतिस्थ कफ है, तो कुर्यात तदा शूलम शैत्यम स्तंभ कौरवम क्षीणे पित्ते वायुबली। अब इस अवस्था में ये श्लेष्मा जहां रुकता है वहां पर ये शूल करता है, शैत्य करता है, स्तंभ करता है, कौरव करता है, शोथ करता है। और ये एक व्याधि नहीं है, ये अवस्था आपको हर व्याधि में देख रही है, ये स्वतंत्र व्याधि नहीं है, ये दोषों की अवस्थाएं है। जहां जहां सान्निपातिक व्याधि है वहां पर आपको इन लक्षणों को देखते रहना है। तो ये हुआ दूसरा। अब तीसरा, दो के बाद पित्तं वृद्धं वातः समः श्लेष्मा क्षीणः। पित्तम वृद्धम वातः समः श्लेष्मा क्षीणः। पित्त वृद्ध है, वायु सम है, श्लेष्मा क्षीण है। अब श्लोक नंबर अगला 47। तीसरा, यदा अनिलं प्रकृतिगं पित्तं कफपरीक्षये संवृणद्धि तदा दाहः शूलं च अस्य उपजायते। काही चुकलंय काहीतरी, बरोबर आहे का? क्रमशः बरोबर आहे ना? तो दोन, आता तीन झालं, दोन झालं ना? 3 नंबर झालं। मग आता श्लोक थर्ड सर 47 येईल ना? तर 45 मध्ये प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुत श्लेष्मण क्षय, तर त्याचे लक्षण 46 मध्ये दिले। त्यानंतर 47 मध्ये सेकंड कंडिशन, 48 मध्ये थर्ड। आता 47 पाहिजे। ओके, 1 2 नाही, बरोबर आहे, 48 येईल, 48 येईल, बरोबर आहे। हा, यदा अनिलम प्रकृतिगम, अनिल प्रकृतिस्थ है, अनिलम प्रकृतिस्थम म्हणजे वायु सम है,
श्लेष्मा क्षीण है, कफ परिक्षये, और पित्तम तीसरा बचा हुआ जो है वृद्ध है, तो पित्तम वृद्धम वातः समः श्लेष्मा क्षीणः। अब इस अवस्था में कफ क्षीण है, अनिल प्रकृतिस्थ है, पित्त वृद्ध है। अब ये पित्त जैसे जैसे शरीर में घूमते रहेगा वैसे वैसे यदि कहीं रुक गया तो दाह शूल करेगा। और ये दाहक शूल पित्त वृद्ध होने के कारण इसके हेतु है, ये अनवस्थित नहीं है। जहां अपने जो साहस दोष सम था पित्त, वहां पर अनवस्थित था। यहाँ पित्त वृद्ध है, इसके हेतु है, ये अनवस्थित नहीं है, ये समय से बढ़ते जाता है, स्थिर भी रहता है, क्योंकि हेतु समान चल रहे हैं। ये हुआ। अब इसके बाद 49 ये करके रखो, और नीचे का चौथा, पित्तम वृद्धम पित्तम वृद्धम श्लेष्मा समः वातः क्षीण। श्लेष्मा समः श्लेष्माणं हि समम, पित्तम बलि, पित्त वृद्ध है और वायु क्षीण है। बराबर है। ग्रंथ में क्रम, उल्टा क्रम बदल दिया है वो श्लोक बनाने के लिए। पित्त सम है, पित्त वृद्ध है, श्लेष्मा सम है, वायु क्षीण है। अब यहाँ वातक्षय, श्लेष्मा क्षम, पित्त वृद्ध है। अब यहाँ पर संनिरुद्ध तदा कुर्यात् तंद्रा, गौरव और ज्वर। वात परिक्षय है, वायु का क्षय है, यानी स्निग्धादि गुण बड़े हैं, नॉर्मल है। वह वात परिक्षय यानी स्निग्धादि जितने रुक्षादि गुण शरीर में आवश्यकता से कम हो गए हैं। अब इसमें श्लेष्मा सम है। अब ये श्लेष्मा तंद्रा गौरव करता है, और ये श्लेष्मा अवरुद्ध होने के कारण ये पित्त भी दाह करता है, ज्वर करता है। स्वेदावरोध करके ये ज्वर करने लगता है, और मूलतः पित्त वृद्ध है ही ये। अब देखिए, मैंने कहा कि ये लक्षण सभी व्याधियों में आपको परीक्षित करने हैं। जहां आपको ऐसे अनुभव हो, लग रहा हो कि यहाँ पर कोई दो एक क्षीण है, कोई एक वृद्ध है, इस समय ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी लक्षणों को लगाना है। ये स्वतंत्र व्याधि नहीं है। अब इसके बाद का आगे विचार हो गया। अब पांचवा, श्लेष्मा वृद्धः वातः समः पित्तं क्षीणम्। पित्त
श्लेष्मा वृद्ध है, वायु सम है, पित्त क्षीण है। श्लेष्मा वृद्ध पहला ये है, प्रवृद्धो यदा श्लेष्मा, पित्त क्षीण है और समीरण प्राकृत है। तीसरा जो नहीं है उसको वाक्य शेष से लेना है। रुंध्यात वृद्ध श्लेष्मा जब रुक जाता है तो करोति शीतकम गौरवम ज्वरजम, जहां जहां गौरव अनुभव होती हो, शैत्य अनुभव हो, कोई वेदना अनुभव हो, तो ये अवस्था श्लेष्मा क्षीण, ये वायु क्षीण, श्लेष्मा वृद्ध और समपित्त है, ये समझना चाहिए। आगे छठवां, श्लेष्मा वृद्धः पित्तं समं वातः क्षीणः। श्लेष्मा वृद्ध पित्तम समम वातः क्षीण। श्लेष्मा वृद्ध है, पित्त सम है, वात क्षीण, यही है ना। श्लोक हो सर। समीरणे परिक्षीणे कफः पित्तं समत्वगं कुर्वीत सन्निरुन्धानो मृद्वग्नित्वं शिरोग्रहम्। समीरणे क्षीणे, वायु क्षीणे, और पित्तम समत्वगम, पित्तम समत्वगम, पित्तम प्रथमा एक वचन, समत्वगम प्रथमा एक वचन नपुंसकलिंगी। समीरणे क्षीणे सप्तमी सप्तमी, ये एक दूसरे का विशेषण है। परिक्षीणे समीरण का विशेषण है। और कफ कैसा है? अब ये क्षीण नहीं, सम नहीं, यानी वृद्ध है। तो इस अवस्था में क्या करेगा? मृद्वग्नित्वम शिरोग्रहम, जब ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा तो मृद्वग्नित्वम शिरोग्रहम सन्निरुद्धानो सन्निरुद्धानो मृद्वग्नित्वम शिरोग्रहम करोति। वायु वृद्ध है, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। वायु वायु क्षीण है, पित्त सम है, यहाँ पर श्लेष्मा अपना प्रभाव बताता है। इस प्रकार ये 6 हो गए हैं। अब इसके बाद द्वंद्व वृद्धि के हैं, वो अगले व्याख्यान में देखेंगे। एक साथ सब देखें तो गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ 51 हो गया है, ध्यान रखो। 51 हो गया है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में 7 दिन जाने वाले हैं, हम भूल जाएंगे। 51 हो गया है। चलो 18वां अध्याय। श्लोक नंबर हाँ, श्लोक 9। पढ़ो।
भवन्ति च अत्र श्रूयन्ते। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। चला वाचा. श्रूयन्ते. सूत्रस्थान अध्याय 18 सूत्र क्रमांक 9. श्रूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्ति इव रुजन्ति च पीडितानि उन्मन्ति आशु वातशोथं तमादिशेत्. अब यहाँ से इन शोथों के कुछ विशेषताएं बता रहे हैं ग्रंथकार, कुछ उसके खास लक्षण बता रहे हैं, विशेषता. यस्य गात्राणि, यस्य षष्ठी है, यस्य गात्राणि श्रूयन्ते. श्रूयन्ते यानी शोथ आता है. शून यानी शोथ, शून शोथ ये दोनों समान है. गात्राणि, गात्र शब्द का नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है. स्वपन्ति व रुजन्ति च, सुप्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं रुजा भी होती है. और पीड़ितानि उन्नमन्ति आसु, दबाया तो खड्डा तो पड़ता है, लेकिन आशु उन्नमति, उन ये उपसर्ग है, नमति ये गतिवाचक शब्द है. उन्नमति झुकना, नमन यानी झुकना, और उन्नमति यानी सीधा होना. तो पीड़ा का दबाने के बाद पीड़ित दबता है, नमता है, और छोड़ दिया तो उन्नमन होता है. उसको वातशोथ समझना चाहिए. अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि
ये वातशोथ की जो कल्पना है ग्रंथकर्ताओं की, ये थोड़ी सी समझना आवश्यक है। एक वातशोथ है जो है अति अध्वगमन से पैर पे आने वाला सूजन, अथवा अतिसारोत्तर व्याधि क्षीण होने के कारण भी होने वाला शोथ, ये वातज होता है। इसमें चिकित्सा भ्रूंघन करनी पड़ती है अतिसारों के बाद अथवा व्याधि क्षीण होने के बाद जो शोथ आता है, ये वातज। ये भी वातज है क्योंकि शरीर रुक्ष परुष विशद लघु गुण से बड़ा है, व्यापक है, व्यापक रूप में, और वहां पर यह श्लेष्मा द्रव रूप में जाके बैठा है। ये द्रव रूप श्लेष्मा वृद्ध नहीं है, इसलिए इसमें खड्डा पड़ता है और ये भी बहुत जल्दी ऊपर आता है। लेकिन ये यदि कफज है, शुद्ध कफज है, तो ये दबा हुआ खड्डा भरने में देर लगती है। तो ये दिखने में कफज दिखता है, उन्नत है, खड्डा भी पड़ता है, और वातज से जरा देरी से ये उभरता है, ये वातज शोथ है। ऐसे ही दूसरा एक वातज शोथ होता है, वो सर्जिकल एम्फिसीमा में होता है। सर्जिकल एम्फिसीमा यानी अल्वोलाई को कहीं ना कहीं कोई आघात होकर रप्चर हो जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, अस्थमा, इनमें अथवा अन्य कोई कारण से अल्वोलाई रप्चर होकर एयर बाहर निकलती है, और ये बाहर एयर फिर प्लूरा में आती है। वैसे पूरे शरीर के स्नायुओं में वक मांसांतर ये फैलती है, इसमें सूजन आती है। ये भी सूजन शुद्ध वातज होती है, दबाव उठ जाती है, दबाव उठ जाती है, और इसमें चिकित्सा में उसको जो समय देना पड़ता है, जो एल्वोला ये हुआ है, छेद हुआ है, उसको हील होने समय तक उसको समय देना पड़ता है, और इस उसको कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसे पेशेंट मैंने देखे, दो पेशेंट मैंने देखे हैं, तो इसमें ऐसी होती है। और तीसरा और एक है कि सुश्रुत ने संदिग्ध वात में भी ऐसे वर्णन किया है, तो वहां पर वायु नली से निकालने के लिए कहा है, पता नहीं ये अवस्था कौन सी है, नाड़ी से वायु निकालने के लिए कहा है। ये भी एक तीसरा वातज शोथ होता है। तो वातज शोथ एक निज जो कि अपतर्पण के बाद होता है, पांडु जैसा में, पांडु और अतिसार और व्याधि क्षीण व्यक्ति, इनमें होता है। हाइपोप्रोटेमिक एडिमा वातज है, जिसमें भ्रूंगन दो, दूध पिलाओ, ठीक हो जाता है। इस प्रकार वातज शोथ ग्रंथकर्ताओं ने 3 प्रकार के देखे हैं, तो उसका वर्णन ये है। उसके बाद दूसरा पढ़ो, 10वां श्लोक। यश्च अपि अरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति स्नेहोष्णमर्दनाभ्यां च प्रणश्येत् स च वातिकः। यश्च अरुणाभम, जिसका वर्ण, अब ये भिन्न भिन्न होते हैं, कभी कभी ये स्वतंत्र रूप में भी होते हैं वातज शोथ। तो ये अरुणाभ होता है, अरुण वर्ण होता है, और आप रात्रि में सो जाओ, ये नष्ट हो जाता है। दिन में उठो तो कुछ भी नहीं है, दिन भर काम करो तो फिर बढ़ता है।
ये भी वातज है। अगला पढ़ो। स्नेहोस्त मर्दनाभ्याम च प्रणश्येत, ये स्नेह से अभ्यंग से उद्वर्तन से कम होता है। 11 यः पिपासा ज्वरार्कस्य दूयते अथ विदय्यते स्विद्यति क्लिद्यते गन्धी स पैत्तः श्वयतुः स्मृतः। हाँ, अब पैत्तिक। पिपासा ज्वरार्तस्य, तृष्णा भी है, ज्वर भी है। दूयते थ विदय्यते, यहाँ पर दूयते का अर्थ है स्थानिक दाह होता है, और विदय्यते इसमें पित्त वृद्धि के कारण इसमें विदाह होता है। विदाह यानी पाक। यहाँ पर जैसे विदृति में विदा होता है, उस अर्थ में विदय्यते, उसमें पाक भी होता है, फुंसी भी आती है, पाक भी होता है, तो ये विदय्यते। स्विद्यति क्लिद्यते, उसमें पसीना भी आता है, यदि ज्यादा है तो उसमें शरीर में पसीना भी आने लगता है। और ये जो शोथ है इसमें भी क्लिन्नता आ सकती है। क्लिद्यते गंधी च, और ये व्यक्ति, इसके शरीर में पैत्तिक गंध आता है। ये लक्षण सार्वदेहिक है। क्लिद्यते, स्विद्यते, ये भी सार्वदेहिक है। और मध्यात् पैत्तः स्वहेतु स्मृतः, और यह पीत नेत्रः पीतवक्त्रम, पीतवक्त्रत्वक, वक्त्र यानी मुख, नेत्र और त्वक, ये पीत होता है। और पूर्वम मध्यात् प्रसूयते, इसका प्रारंभ पहले बीच में होता है, फिर आगे बढ़ते जाता है, परिसर में बढ़ते रहता है। मध्यात् प्रसूयते, इसकी त्वचा तनु होती है। और अतिसारी च पित्तशोथः, अतिसारी का अर्थ यहाँ पर ये फैलने वाला है, सर होता है, अधिक मात्रा में फैलता है, ये पित्तशोथ है। अब इसके बाद पढ़ो कफज 13। शीतः सक्तगतिर्यस्तु कण्डुमान् पाण्डुरेव च निपीडितो न उन्नमति श्वयतुः स कफात्मकः। अब इसका स्पर्श शीत है, शीतः, गति सख्त है, एक जगह पर होता है, ज्यादा जल्दी फैलता नहीं है। कंडुमान, कंडु भी होती है इसमें, और वर्ण कभी कभी पांडुर भी हो सकता है, पांडु श्वेत ऐसे हो सकता है। और यदि ये बड़ा है तो निपीडितो नोन्नमति, दबाने के बाद उन्नमन बहुत देरी से होता है। स कफात्मकः, ये कफात्मक होता है। आगे पढ़ो। यस्य शस्त्रकुशच्छिन्नात् शोणितं न प्रवर्तते कृच्छ्रेण पिच्छा स्रवति स च अपि कफसंभवः। और एक है कफज के लक्षण, यदि उसको किसी कारण से, कुश से या अन्य कोई से साधारण शस्त्र से खुरच आ गई तो रक्त नहीं, इच्छा आती है, और वो भी थोड़ी सी आती है।
इसलिए ये कफज माना गया है। और आप गंभीर व्रण करोगे तो रक्त आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा कुशल शस्त्र से थोड़ा सा हल्का सा यदि खरोच करती है तो खून नहीं लसिक आएगी, इसलिए ये कफज माना गया है। पुरुषेण पिच्छाश्रवती का संभव। अंतिम श्लोक पढ़ो। निदानाकृति संसर्गात् श्वयतुः स्यात् द्विदोषजः सर्वाकृतिः सन्निपातात् शोथो व्यामिश्र हेतुजः। अब व्यामिश्रज हेतु त्रिदोषज हेतु सन्निपातात्, निदान हेतु आकृति यानी लक्षण, संसर्गात द्विदोषज होते हैं। संसर्ग जो है तो दो दोषों के हेतु और दो दोषों के लक्षण आपको मिलेंगे, और सन्निपातिक है तो तीनों के हेतु मिलेंगे। सर्वाकृति सन्निपातात् शोतो व्यामिश्र हेतु, हेतु व्यामिश्र होते हैं, और इसमें फिर तीनों दोष, एक वृद्ध, एक वृद्धतर, एक वृद्धतम, इस प्रकार दो वृद्ध एक क्षीण, ऐसी विविधता आ सकती है। ये इस अध्याय का अधिकरण है। तीनों दोषों के कुपित होने से, दो दोषों के होने से संसर्ग कितना भिन्न भिन्न हो सकता है। दो वृद्ध, एक वृद्ध, दो क्षीण, दो वृद्ध, एक क्षीण, ऐसे सन्निपात भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए ये अध्याय लिखा गया है। तो ये सन्निपात में आपको विविधता मिलेगी, एक वृद्ध, एक मंद, एक अतिवृद्ध, ऐसे विविधता मिल सकती है। ये आपको हेतु के आधार पर और लक्षण संख्या के आधार पर निश्चित करना होता है। आगे पढ़ो। यस्तु पादाभिर्निवृत्तः शोथः सर्वांगो भवेत् जन्तोः स च सुकष्टः स्यात् प्रसृतस्त्रीमुखाच्च यः। यश्चापि गुह्यप्रभवः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा स च कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च स्युः उपद्रवाः। अब यहाँ पर शोथ का प्रारंभ भिन्न भिन्न पद्धति से होता है। कुछ व्याधियों में पहले पैर पे आता है और कुछ व्याधियों में पहले मुख पे आना प्रारंभ होता है। सामान्य तौर पर सीसीएफ में पैर से आता है। ऐसे भिन्न भिन्न व्याधि में भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। तो जब व्याधि बलवान है, दीर्घकालीन है, संप्राप्ति स्थिर है, चिकित्सा ठीक समय पे की नहीं गई, तो ये प्रारंभ हुआ है पैर से और पूरे शरीर में फैल रहा है, तो ये इसका अर्थ है ये कहीं ना कहीं संप्राप्ति गंभीर है। अब इसमें ये जो बताया है स्त्री मुखाच्च यः, जंतु यस् सुकष्ट स्यात् प्रसृतः स्त्री मुखात् च। अब ये ऐसा क्यों कहा? ऐसी कौन सी व्याधि है कि जो जिसमें उस अवयव के व्याधि के कारण मुख से प्रारंभ होता है और वो कष्टदायक होता है? ये एक संशोधन का विषय है। हो सकता है स्त्री अवयव के कोई विकृति हो तो उसका परिणाम मुख से प्रारंभ हो और वो फैलता हो, तो ये कष्ट साध्य हो सकता है। इस पर संशोधन की आवश्यकता है, अन्यथा सामान्य शरीर में ऐसा भेद होने की संभावना न्यूनतम है। इसके बाद जो होते हैं यश्च गुह्य प्रभव,
पुरुषस्य वा स्त्रियाः वा स कष्टतमो ज्ञेयः, ये एक है, और दूसरा एक है जिसमें उपद्रव प्रारंभ हुए हैं, श्लैष्मिक, पैत्तिक, वातज उपद्रव प्रारंभ हुए हैं। यानी पहले शोथ था, अब ज्वर आने लगा है, कफज ज्वर आने लगा है। पहले कफज शोथ था, अब श्वास होने लगा है। पहले कफज शोथ था, अब पक्षाघात हो रहा है। ऐसे उपद्रव जहां बढ़ते हैं वहां पर व्याधि हेतु दोष बलवान है, वो भी कष्टतम है। यहाँ पर शोथ के लक्षणों के आधार पर कष्टतमत्व और दोष लक्षण आपको बताते हैं। अब इसके बाद का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है। 18वें श्लोक में पढ़ो, 18वां श्लोक पढ़ो। छर्दिः श्वासो अरुचिः तृष्णा ज्वरो अतिसार एव च सप्तको अयं दौर्बल्यः शोफो उपद्रव संग्रह। उपद्रव मैंने कहा तो उसका वर्णन यहाँ पर है। छर्दि श्वासो अरुचि तृष्णा ज्वर अतिसार सप्तकोयम सदौर्बल्यः शोफस्य उपद्रव संग्रह। ये प्रायः दिखने वाला संग्रह है, इससे अधिक भी हो सकता है। छर्दी भी हो सकती है, श्वास भी हो सकता है, अरुचि तृष्णा हो सकता है, ज्वर अतिसार हो सकता है, दौर्बल्य हो सकता है। अब ये इनमें भिन्न भिन्न दोषों के आधार पर इनका स्वरूप भिन्न भिन्न होगा। तो इस प्रकार ये उपद्रव हुई है। अब इसके बाद का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो समझने के बाद आपका एक बड़ा समस्या आपकी नष्ट होने वाली है। ग्रंथकर्ता की शोध की कल्पना इतनी विस्तृत है कि वो अनायास समझना कठिन है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक समझना कठिन है। अब जब पढ़ते थे तो हमें गुल्म कभी जीवन भर समझा नहीं। परीक्षा पास हो गई, एमडी हो गए, लेकिन गुल्म समझ में नहीं आया। हमें उधर समझ में नहीं आया। हमने उधर एक ही देखा, जलोदर। यकृत प्लियोदर का परिणाम जलोदर, बस दो ही देखे हमने। उसी को उदर कहते हैं, हमारी कल्पना। लेकिन ग्रंथकर्ता की उदर की कल्पना, गुल्म की कल्पना, शोध की कल्पना कितनी व्यामिश्र है, विस्तृत है, ये बिना ग्रंथ पढ़े समझ में नहीं आ सकती। अब पढ़ेंगे हम, पढ़ो चलो। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वा मूले अवतिष्ठते आशु संजनयेत् शोथम जायते अस्य उपजीविका। उपजीविका ये शोथ है। जिह्वा मूल में श्लेष्मा अधिष्ठित होता है और शोथ आता है। जिह्वा मूल में शोथ आता है तो उसको कहते हैं अधिजीविका, उपजीविका, शोथ। आगे। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठते आशु संजनयेत् शोफं करोति गलशुण्डिकाम्। काकले यानी शुंडी, तो उसमें शोथ आता है, कफज, तो उसको गलशुंडिका कहते हैं। आगे। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो
गलबाह्य अवतिष्ठते शनैः संजनयेत् शोफं गलगण्डो अस्य जायते। देखिए, यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः गलबाह्यो अवतिष्ठते, गले के बाहर गले को अवरुद्ध करके शोथ होता है, उसको गलगंड कहते हैं। और इसके परिणाम व्यक्त रूप में थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म के रूप में व्यक्त होते हैं। और अन्य भी उपद्रव, अन्य भी प्रकार हो सकते हैं। मुझे एक याद आया, दूसरा नाम याद नहीं आ रहा। तो इसकी चिकित्सा हमें करनी है। तो चिकित्सा हम हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की नहीं करेंगे। हम चिकित्सा दोषों की करेंगे, और वो हेतु के आधार पर करेंगे। अब इसके लक्षण क्या हो गए? जैसे दोष हो गए वैसे। अब ये उदाहरण कफ का दिया है। अब ये कफ प्रकोप भी अन्य दोषों के साथ हो सकता है, सन्निपातिक हो सकता है, पित्त वृद्ध, श्लेष्मा क्षीण ऐसे हो सकता है, श्लेष्मा पित्त वृद्धि ऐसे हो सकता है, आमा प्रदोष ऐसे हो सकता है, रक्त दुष्टि होकर, रस दुष्टि होकर हो सकता है। देखिए, आपको याद होगा तो श्लोक नंबर 5 के 1, 2, 3 ये जो प्रकार है, इसमें एक वाक्य है, वो भूलना नहीं है। देखिए एक बार फिर से, श्लोक नंबर 5 के 1 में मांस शोणितम अभिभूय, क्या करता है ये वायु? मांस शोणितम अभिभूय। अभिभूय यह है, यहां पर है मांस शोणितम। 8वें श्लोक, 7वें श्लोक का 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ। प्रकुपितः त्वं मांस शोणितादीनि अभिभूय शोफम जनयति। आदीनि, अब इसमें रस भी हो सकता है, रक्त भी हो सकता है, त्वचा भी है, मांस भी है, इनकी दृष्टि है और ये शोध कर रहा है। वैसे ही पित्त के बारे में है, शोणित्वं मांस शोणितम अभिभूय शोथम जनयति। वैसे ही कफ में है, सब में वही है, मांस शोणितादीनि अभिभूय। हमें मांस शोणित त्वचा, इनका अभिभवन जो हुआ है वो दूर करना है। हमें हाइपो की और हाइपर की चिकित्सा नहीं करनी है, हमें दोषों की करनी है। वो भी हेतु दूर कर बन करके करना है। और इस बात को नहीं समझते हम। अभी जो संशोधन की पद्धति हमें प्रगत करनी है वो इस प्रकार की है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म आयुर्वेदीय तत्वज्ञान के आधार पर, ड्रग के आधार पर नहीं। टू एस्टैब्लिश द मैनेजमेंट ऑफ और टू एस्टैब्लिश द टाइप्स ऑफ थायरॉयडिज्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या होगा, उसका हेतु क्या होगे, दोष क्या होगा, उपद्रव क्या होंगे,
चिकित्सा क्या होगी, द्रव्य नहीं, वातज, पित्तज, कफज, आमज, मेदज। इस प्रकार उसका डायग्नोस करने का प्रयास नए संशोधन में होना चाहिए। यानी आपका टॉपिक होगा हाइपोथायराइडिज्म, diagnosis of hypothyroidism according to Ayurveda and management according to dosha। ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए पीएचडी का। ऐसी हाइपरथायराइडिज्म का भी, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड इट्स मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ये हमारा संशोधन का विषय होना चाहिए। हम गलत करते हैं, हम ड्रग ढूंढ रहे हैं। चलो तो आगे गलगंडो जाए थे। 22 22 यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः तिष्ठति अन्तर्गले स्थिरः आशु संजनयेत् शोकं जायते अस्य गलग्रह। गलग्रह भी शोथ है। आगे यस्य अंतर्गल पित्तं पढ़ो यस्य पित्तं प्रकुपितं स रक्तं त्वचि सर्पति शोफं स रागं जनयेत् विसर्पः तस्य जायते। अब देखो, पित्तम प्रकुपितम सरक्तम त्वच सर्पति, रक्त दुष्ट होकर पित्त दुष्ट हुआ, पित्त ने रक्त को दुष्ट कहा, और मेरे शरीर में सर्पणशील शोथ है, तो इसको अब इस विषय पर क्या भिन्न भिन्न प्रकार बनाया ग्रंथकर्ता ने। सर्प बनाए, लेकिन ये पित्त पदार्थ है और इसमें सर्पण और रक्त दुष्टि है, तो ये भी शोथ है। आगे यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्ते अवतिष्ठते शोथं स रागं जनयेत् पीडका तस्य जायते। अब शरीर पर बारीक 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 पीड़िका आ रही है, ज्यादा उन्नत नहीं है और ज्यादा गाढ़ी नहीं है, छोटी छोटी पीड़िका आ रही है, कंडू है, राग है, दाह है। सराग शोथम जनयेत् पीड़िका तस्य जायते, इसको नाम पीड़िका दिया है, लेकिन ये छोटी छोटी पीड़िका है, ये भी शोथ है। जो सराग है, सकंडु है, सदा है, तो ये पैतिक है। आगे यस्य प्रकुपितं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति तिलका पिप्लवो व्यंगा नीलिका तस्य जायते। अब पित्त का द्रव गुण यदि बढ़ गया, दाह गुण नहीं बढ़ा, उष्ण गुण नहीं बढ़ा, द्रव गुण बढ़ गया है, तो ये पित्त कहीं ना कहीं स्रवित हो गया, संचित हो गया, तो ये तिल करेगा, विप्लव करेगा, व्यंग करेगा, नीलिका करेगा। इसको भी ग्रंथकार शोथ कहते हैं। देखिए अब तिल कितना छोटा होता है, नीलिका ये तो बहुत छोटी होती है, इसकी उन्नति बहुत कम होती है, और व्यंग इसकी व्याप्ति ज्यादा होती है, शोथ कम होता है, लेकिन ये शोथ माना है ग्रंथकर्ता ने, ये पैतिक शोथ है, जिसको बटरफ्लाई लाइक कहते हैं, चेहरे पे आता है। ये रक्त मोक्षण से ठीक होना चाहिए, रक्त दूष्य है। हेतु बंद करो, हेतु बंद करके दोष चिकित्सा करो और फिर लेप लगाओ, होता है ठीक। मैंने किया है, नीलिका भी मैंने ठीक की है,
एक महिला आई थी वसई से, पूरे शरीर पे नीले नीले दाग आ रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो बंद कर दिए और तिक्तरस दिया और छोड़ दिया। फिर पेशेंट का फोन भी नहीं आया मुझे, क्योंकि फिर मेरे ट्रांसफर हो गई थी। लेकिन जब हम फिर मिले उनको तो बोले वो तो तभी ठीक हो गया। इस प्रकार यदि जातज नहीं है, जातज का अभिप्राय बीज दोष है जो, तो ठीक होने वाले हैं। यदि सगर्भावस्था में माता में कोई विकृत आहार किया और उससे भी उत्पन्न हुए तो भी जा सकता है, बशर्ते वो बीज दोषज न हो। इस प्रकार ये भी शोथ है। आगे, यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्खयोः अवतिष्ठते श्वयथुः शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते। शंखयो अवतिष्ठते, शंख प्रदेश में शोथ आता है रक्त दुष्ट होकर पैतिक, तो वो उसका नाम शंखक है। स्वयतु शंखको नाम दारुणः तस्य जायते, और ये थोड़ा सा बलवान होता है, उसको दारुणक कहते हैं। आगे पढ़ो, ये मैंने देखा नहीं कभी। यस्य आगे, पित्तं प्रकुपितं कर्णमूले अवतिष्ठते ज्वरान्ते दुर्जयो अन्ताय शोथस्तस्य उपजायते। ये ज्वर में आपको सन्निपात ज्वर में होता है कि एक कर्णमूल में शोथ होता है, वो भी शोथ है। आगे, वातः प्लीहानम् उद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्य अभिवर्धते। अब वातः प्लीहानम् उद्धूय कुपितो यश्च तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्य अभिवर्धते। अब इस श्लोक को थोड़ा समझना है। वातः प्लीहानम, वातः प्रथमा है, एक वचन है, प्लीहानम द्वितीय है, कर्म है। उद्धूय, प्लीहानम उद्धूय, प्लीहा में संप्राप्ति करता हुआ, दोषों की संप्राप्ति। उद्धूय ये संप्राप्त शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ गति करना, हिलचल करना ऐसा है, लेकिन कर्ता वायु है। उद्धूय दोषों के लिए है। प्लीहानम करोति, प्लीहानम अभिवर्धते, वायु जब कुपितो प्लीहानम तिष्ठते, वायु प्लीहा में अधिष्ठान करता है, और शनै परितुदन तस्य अभिवर्धते, ये इसमें थोड़ी सी वेदना होती है और ये प्लीहा बढ़ती जाती है और फिर प्लीहा वृद्धि होती है। तो ये एक वर्णन वातज का किया है, ये स्वतंत्र वातज या परतंत्र वातज भी हो सकता है, यानी कफज भी हो सकता है, पित्तज भी हो सकता है, विद्रुधि भी हो सकती है। तो ये शोथ है। आगे, यस्य वायुः प्रकुपितो गुल्मस्थाने अवतिष्ठते शोफं सशूलं जनयन् गुल्मस्तस्य उपजायते। यस्य वायुः, जिसमें इस व्यक्ति का वायु कुपित होता है और गुल्म स्थान में अवतिष्ठित होता है, यानी गुल्म स्थान में यानी महाश्रोतस में
वृक्षादि गुणों की निर्मित होती है, वहां पर फिर प्राकृत दोष जाकर आश्रय करके शोध करते हैं, उसका नाम गुल्म है। देखिए गुल्म की कल्पना कितनी स्वच्छ है। हम समझते थे ये वायु का गोला है और घूमता रहता है इधर से उधर। हमें एक कृषि व्यक्ति में जब अधवान होता है तो ये गुल्म दिखता है और ये घूमते रहते दिखता है और वो कहता है कि मेरे पेट में गोला हुआ है, लेकिन ये गुल्म नहीं है, ये अधवान है। तो गुल्म की कल्पना ग्रंथकर्ता की यह है कि उदर में महाश्रोतस में कहीं शोथ आना, फिर वो पैतृक भी हो सकता है, वो कपज हो सकता है, वो मांसज भी हो सकता है। आपने देखा कि त्वंग मांसम अभिभूय त्वग रक्त मांसम अभिभूय त्वग मांस रक्तम अभिभूय शोथम जनयेत निजा, यानी वायु दुष्ट है, श्रोतस महाश्रोत दुष्ट है और रक्त भी दुष्ट है, रस मांस भी दुष्ट है, और इसमें फिर संवहन में दोष भी है। तो ये दोष दुष्ट मांस वहां पर जाकर ग्रंथि करते छोटे शोध बनाता है। ये कभी कभी स्वतंत्र रूप में पित्त भी बना सकता है, कभी स्वतंत्र रूप में श्लेष्मा बना सकता है, लेकिन वृद्ध श्लेष्मा वृद्ध पित्त यदि मांस को दुष्ट करके ये करता है तो इसमें विद्रति भी हो सकती है, ग्रंथि भी हो सकती है, अर्बुद भी हो सकता है। इन सब का वर्णन गुल्माध्याय में किया है। विद्रति भी है, ग्रंथि भी है, अर्बुद भी है, शोथ भी है, दोषज शोथ भी है, यानी इतने प्रकार के शोथ अपेक्षित है भिन्न भिन्न महाश्रोतस में, उन सब का नाम गुल्म है। ये गुल्म की कल्पना है। अब वो गुल्म का अध्याय पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, तब तक नहीं समझ में आता है गुल्म क्या है। चलो आगे। यस्य उधर हम्म, वायुः प्रकुपितः शोफशूलकरश्चरन् वंशनात् वृषणो याति वृद्धिस्तस्य उपजायते। ऐसे ही यदि दोष वंशन में गए और वंशन में शोथ लाया या वृषण में शोथ लाया तो उसको नाम अलग अलग देते हैं, वातज पित्तज कफ जैसे होता है, तो वो भी शोथ है। आगे। यस्य वातः प्रकुपितः त्वं मांसान्तरम् आश्रितः शोथं संजनयेत् कुक्षौ उदरं तस्य जायते। देखो उदर की व्याख्या दी है कुक्षी में। कुक्षी की व्याख्या है यकृत प्लीहा समन्तात, यकृत प्लीहा दोनों वंशन, इसका यदि एक आप सर्कल निकालो तो ये पूरा कुक्षी है, उदर है। अब इस कुक्षी प्रदेश में कहीं भी शोथ आ गया उसका नाम उदर है। अब ये प्लीहा में आ गया तो भी उदर है, यकृत में विद्रति हो गई तो भी उदर है, यकृत में शोथ आ गया तो भी उदर है, शिष्ट आ गया तो भी उदर है, अर्बुद आ गया तो भी उदर है, वृक्क में कहीं शोथ आ गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, विद्रति हो गई, ग्रंथि हो गई, शिष्ट हो गया, उदर है। बस्ती में ग्रंथि हो गई, उदर है। बस्ती में शोथ आ गया, उदर है। शिष्ट हो गया, उदर है। विद्रति हो गया, उदर है। गर्भाशय में हो गया, शिष्ट हो गया, पीसीओडी हो गया,
फाइब्रॉइड हो गया, अन्य प्रकार के, मुझे सब याद नहीं है, उदर है। ये उदर की कल्पना है। और ग्रंथकार वर्णन जो करते हैं अति उत्कट अवस्था का करते हैं, उनको आवश्यक कर रहा हूं। और वो ये नहीं करते हैं तो हम छोटा समझते थे उसको, तो नहीं, लेकिन उत्कट समझाया। अब उसके आप तरतम भय से नीचे नीचे आओ, उत्कट, तर, मध्यम और साधारण। तो हम साधारण भी देखते हैं, समझ में आता है हमें, लेकिन चिकित्सा क्या करनी है, इसमें गड़बड़ जात हो जाती है। हम दोषों को विचार नहीं करते हैं, हम सीधा विचार अवयव का करते हैं, सदी व्याधि के नाम का करते हैं। हमें चिकित्सा दोषों की करनी है। ये उदर की कल्पना है। मुझे लगता है समय काफी हो चुका है, हम यही रुकेंगे, अगला विषय कल समाप्त करेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि बोलो। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए रहते हैं, या फिर जो बहुत दिन से बेडरिडन पेशेंट्स हैं, उनके अंदर वातज शोथ दिखाई देता है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या चिकित्सा दे सकते हैं? हाँ, पुनः प्रश्न पुनः एकदा। पैरालाइज्ड पेशेंट या बहुत समय तक जो बैठे हुए रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हमें वातज शोथ, तो ऐसे रुग्ण में क्या चिकित्सा दे सकते हैं? बैठे रहते हैं डेली लाइफ में, नित्य व्यवसाय में बैठे रहते हैं, ऐसे ना? हाँ, नित्य व्यवसाय में बैठे रहते हैं या कोई व्याधि के कारण बेडरिडन पेशेंट्स होते हैं। तो जो व्याधि के कारण बैठे रहते हैं वो तो वातज है, तो उसमें आप विपरीत चिकित्सा करना है। विपरीत चिकित्सा से वो शांत होते हैं, रात में वो कम हो जाते हैं, रात में सो जाओ तो वो कम हो जाते हैं। तो वो उसको रात में थोड़ा सा पैर उठा के रखो, वो कम हो जाते हैं। वहाँ दोष प्रकोप नहीं है, वहाँ वात प्रकोप है। लेकिन उधर वात प्रकोप और श्रोत अवरोधजन्य होता है ना सर? एक और बात बताता हूँ मैं, सुन लो। कुछ रोगों में, कुछ व्यक्तियों में मैंने पेशेंट देखा है कि उसके पैर में नित्य शोथ है, बैठे काम करता है, ऑफिस में काम करता है, दिन भर बैठा रहता है, व्यायाम नहीं करता है, पैर पे शोथ है। लेकिन जब मेरे पास वो आया और मैंने पूछा उसको, तो दिन भर 4 लीटर पानी पीता है, ये कफज है। और यदि हेतु नहीं है और शोध आता है तो वो वातज है। ऐसे फर्क करना पड़ता है। बोलो, दूसरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न। सर जो भी बेड रिडन रहता है ना सर, पैरालाइज्ड और जो भी बेड रिडन होता है, उसमें श्रोत अवरोध, लेटर श्रोत अवरोध होता है, इसलिए वो शोथ आता है। वो परतत्व वात प्रकोप हुआ ना सर? मतलब दोष उधर चिकित्सा, वो वातज शोथ कैसे होता है, हो सकता है सर? नहीं, उधर कफज नहीं तो पित्त। फिर से एक बार, मैं प्रश्न नहीं समझा। अभी बेड रिडन पेशेंट्स रहता है, पैरालाइज्ड और जो भी बेड रिडन व्याधि की वजह से बेड रिडन होता है, उसमें अगर शोथ आता है तो उधर वो बेड रिडन होने की वजह से वो श्रोतोरोधजन्य परतंत्र वात प्रकोप होता है। श्रोतोरोधजन्य से कफ पित्तज, ऐसे उस व्याधि में वो वातज शोथ कैसे हो सकता है सर?
वो बेडेडन पेशेंट्स में। हाँ, तो इसमें जो एडिमा आता है वो पिटिंग होता है, लेकिन इसमें यदि पित्त श्लेष्मा वृद्धि के हेतु नहीं है अथवा कफज व्याधि कोई नहीं है और फिर भी शोथ आ रहा है तो वातज है। और यदि कफज व्याधि है, प्रमेह है, श्वास है, काश है, ज्वर है और स्टैटिक एडिमा है तो वो कफज है। और यदि ऐसे कोई कफज व्याधि नहीं है, जैसे पक्षवद है, वातज पक्षवद है और पेशेंट हलचल नहीं कर रहा है, पड़ा है, तो यह शोथ वातज है। और जहां कफज हेतु है, कफज व्याधि है, कफज व्याधि का उपद्रव है, प्रमेह का, श्वास का, हृदरोग का, उदर का, तो वो स्टैटिक होने के बाद भी वो कफज है। और जहां कफज हेतु नहीं है, कफज दोष दुष्टि नहीं है और स्टैटिक है, वो वातज है। तो वहां पर आप उसको क्या कहते हैं उसको, उसको लिप करके रख दो, पादोत्थान कर दो, वो धीरे धीरे कम होता है। उसको चलाओ, वो कम होता है। उसको उद्वर्तन करो, वो कम हो जाता है। लेकिन यदि ये कफज व्याधि का कफज उपद्रव है तो उसको वातज नहीं कहेंगे। चलो आगे। एक प्रश्न ऐसा है, सामवात में जो शोथ लक्षण बताए हैं उसे गुल्म कह सकते हैं क्या? यदि वो महाश्रोतस में है तो उसको गुल्म कहेंगे, यदि बाहर है तो उसको गुल्म क्यों कहें, शोथ कहेंगे। कुक्षी में हो तो शोथ कहें, गुल्म कहेंगे, और कुक्षी में नहीं है तो उसको शोथ कहेंगे। गुल्म ये नाम खास करके रखा, स्पेशल रखा है उसके लिए। चिकित्सा में परिवर्तन नहीं पड़ता कुछ, चिकित्सा एक ही होती है, लेकिन नाम देने में उन्होंने उसको गुल्म नाम दिया है, तो इसको शोथ कहेंगे बाहर हुआ तो। कुक्षी में हुआ तो उसको उधर कहेंगे। एक प्रश्न ऐसा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हम किस तरीके से विचार कर सकते हैं? उसमें भी शोथ होता है। हाँ, तो उसको हम, एक तो मर्मस्थ व्याधि है, इसलिए गंभीर व्याधि है। उसको प्रारंभ में ही चिकित्सा करते हैं नए नए में, तो चिकित्सा अग्नि, दोष और हेतु इनकी करनी है। हेतु निकालने हैं, हेतु बंद करने हैं, अग्नि दीप्त करना है और दोषों के विपरीत चिकित्सा करनी है। हमें चिकित्सा व्याधि के नाम पर नहीं करनी है। हाँ, अधिष्ठान भेद से आप स्थानिक उपक्रम कर सकते हो, स्थानिक धारा, स्थानिक परिषेक, स्थानिक लेप, ये कर सकते हो, लेकिन चिकित्सा हमें अग्नि की, दोषों की और हेतुओं की करनी है। हमें अपनी दिशा बदलनी नहीं है। अधिष्ठान भेद से थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन दोषों के बिना, हेतु के बिना, अग्नि के बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। हमें हेतु दूर कर बंद करना है, अग्नि को दीप्त करना है, सामावस्था को दूर करना है और दोषों का क्षय करना है, और फिर आपको देना है तो आप रुक्क पर कार्य करने वाले गोक्षुर आदि द्रव्य दे सकते हैं, निश्चित दे सकते हैं, लेकिन बाद में। पहले हेतु बंद करो, दूसरा दोष क्षय करो, तीसरा पाचन करो, आवश्यक हो तो शोधन करो और अग्नि दीप्त करो, और फिर आप दोष शमन के साथ रुक्क पर कार्य करने वाले जो भी दवा आपको देने हैं वो आप दे सकते हो। ये हमारा क्रम रहेगा। भूलना नहीं है, हमें दोषों को भूलना नहीं है, हेतु और दोषों को भूलना नहीं है। बाकी कुछ भी करो, इनको भूलकर करोगे तो कटी पतंग हो जाएगी।
कटिपतंग समझते हो ना, जिसका धागा टूट गया वो लपकती रहती है, इधर जाती उधर जाती, कहीं पेड़ पे गिरती, कहीं वायर पे गिर जाती, फट जाती। यदि आप ये छोड़ दोगे हेतु, दोष, अवस्था, अग्नि, ये छोड़कर आप कुछ और कुछ करोगे तो वो कटिपतंग बनेगी। इसके साथ आप करो वो दूसरी चिकित्सा लाभदायक ठहरेगी। लेकिन ये छोड़कर आप कहेंगे कि मैं केवल रुक्के पे काम करने वाली दवा दूंगा, नहीं जमेगा। हाँ, रुक्के पर करने वाली दवा दो, पहले हेतु बंद करो, पाचन करो, दोषों का क्षय करो, शोधन करो आवश्यक हो तो, और फिर आप रुक्क पर कार्य करने वाला, मेद पर कार्य करने वाला द्रव्य जो देना है वो दे सकते हो, तब तक नहीं। चलो और इजैकुलेटरी डक्ट में जो सिस्ट होती है, क्या उसे भी गुल्म कह सकते हैं क्या? इजैकुलरी इजैकुलेटरी डक्ट में जो सिस्ट होती है, तो क्या उसे भी सिस्ट कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। आपने जो उसको गुल्म कहते हैं। परिक्षेप कहा, उसके बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल बताएं। उसको मैं गुल्म जब पढ़ाऊंगा तब उसमें आएगा, वो संदर्भ के साथ आएगा। पहले गुल्म धन्यवाद। समझना होगा आपको, और फिर वो समझना होगा। चिकित्सा की दिशा हमारी एक ही है, कहीं भी हो, दोष, हेतु, दूष्य, अरिष्टा, अग्नि, यही हमारी दिशा है। अधिष्ठान भेद से कोई फर्क चिकित्सा में खास परिवर्तन नहीं आता है। अधिष्ठान कहीं भी हो, सिर में हो तो भी चिकित्सा एक ही है। हेतु बंद करो, दोष सम्य करो, पाचन करो, शोधन करो, अग्निलिप्त करो, और फिर अवयव पे जो कार्य करना है आपको, दत्त पे काम करना है, करो। दिशा एक है, दिशा भिन्न नहीं हो सकती। और धन्यवाद सर। अभी बोला। वो अध्य और मध्य ऐसे दोषों के स्थान बताए हैं। तो यहाँ पर स्थान का विचार पहले करना है या दोष का विचार पहले करना है? प्रश्न फिर से एक बार रिपीट करो। ऊर्ध्व, मध्य, अध, ये दोषों के स्थान कहे गए हैं। हाँ, तो इनमें हेतु का हाँ, विचार पहले करना है या स्थान का विचार करना है? पहले हेतु का करना है, बाद में स्थान का करना है। और यदि स्थान में व्याधि बलवान है तो पहले स्थान का करो और फिर दोषों का करो। बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सित, यदि स्थानिक अवस्था बहुत ही बलवान है तो पहले स्थानिक करो। जैसे मुखपाक है, खाना नहीं खाया जा रहा, तो पहले गंडूश करो, त्रिफला गंडूश करो, धावन करो, शहद लगाओ, कत्था लगाओ, ये पहले करो। लेकिन इतना करने से व्याधि ठीक नहीं होगा, आपको दोषों की चिकित्सा हेतु बंद करने ही पड़ेंगे। लेकिन बलवान व्याधि में आप स्थानिक चिकित्सा नहीं भूलेंगे, वो तो करनी ही है। यदि काश है, बलवान टॉन्सिलाइटिस है, स्थानिक चिकित्सा पहले करनी है आपको। गंडूश करो, धूम्रपान करो, लेप लगाओ, पहले करो, और फिर दोषों की चिकित्सा करते रहो। स्थानिनम प्रतिकृत्य वा, ग्रंथकर्ता कहते हैं यदि बलवान स्थान है तो पहले स्थानिक की चिकित्सा करो। स्थानिनम प्रतिकृत्य वा, यह आदेश है ग्रंथकर्ता का, ये नहीं भूलना है।
कतई नहीं भूलना है, गलती करोगे, भूलोगे तो। आगे। उन्होंने कंटिन्यूएशन में पूछा है कुछ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। ऊर्ध्व मध्य आदिगः क्रमात् इस अनुसार करने हैं, या शायद उनको पूछना है कि क्या ये क्रम फॉलो करना है क्या। तो क्रम की तो अपेक्षा यहाँ पे है नहीं। ये ऐसे है, ग्रंथकर्ता ने अनेक पर्याय दिए हैं, और शरक ने, सुश्रुत ने, कश्यप ने, अष्टांग संग्रह ने अनेक पर्याय दिए हैं, और ये पर्याय अवस्था के अनुसार है। यदि स्थानिक दोष बलवान है तो पहले उसकी चिकित्सा करो, और पूरे शरीर में दोष है तो पहले किसका करोगे? पहले ऊर्ध्व का करो, क्योंकि खाना खाना है आपको। अरुचि नहीं है तो पहले अरुचि की चिकित्सा करो, और फिर बाकी दोषों की चिकित्सा करो। ऐसे पर्याय भिन्न भिन्न दिए हैं, और उन भिन्न भिन्न पर्यायों का चिकित्सक ने अपने बुद्धि से प्रयोग करना है। ये विषय अलग रूप से अष्टांग संग्रह से लेना पड़ेगा। उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है, और भिन्न भिन्न ये दिए हैं, पर्याय दिए हैं, अवस्थावशात भिन्न भिन्न पर्याय दिए हैं। वो बड़े महत्वपूर्ण है, वो चिकित्सक को पढ़नी चाहिए। और ये शायद मेरे ख्याल से ये 23rd चैप्टर में दिए हैं। अनेक पर्याय हैं, चिकित्सक को उन पर्यायों का विचार करना है। आगे। चौथे अध्याय में जो हेतु दिए हैं वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हेतु है क्या? हाँ, चौथे अध्याय में जो हेतु है वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हेतु है क्या? अब ये जो हेतु दिए हैं ये उदाहरण मात्र है, इसके अधिक भी हो सकते हैं। ऐसी मर्यादा हम नहीं कर सकते। कौन क्या करता है, किस देश में, किस प्रांत में कौन क्या करता है, ये हमें क्या पता है। इसलिए बंधन नहीं डाल सकते हम, यही होंगे, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हाँ, दोष हो सकते हैं, ये निश्चित। वो साम होंगे, निराम होंगे, संसर्गित होंगे, सान्निपातिक होंगे, वो भिन्न है। हेतु कुछ भी हो सकते हैं, सामान्य गुण के आधार पर, स्वतंत्र के आधार पर, परतंत्र के आधार पर कुछ भी हेतु हो सकते हैं। हेतु को आप मर्यादित नहीं कर सकते। से एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर इन सबको शोध समझना है, जैसे गुल्म हो गया, उदर हो गया, तो फिर से अलग से इनका अध्याय का वर्णन, अलग से इनका व्यवस्था करणम तेषाम, प्रत्येक अवयव का अपना अपना चिकित्सा के दृष्टि से प्राधान्य क्रम अलग अलग होता है, और लक्षण क्रम भी अलग अलग होता है, और चिकित्सा में थोड़ा परिवर्तन, काठिन्य, गांभीर्य भी होता है। इसलिए व्यवस्था करने के लिए वो किया है। व्यवस्था कर्म चिकित्सा में दोषों की ही करनी है। जैसे बहिष्शोथ हुआ तो आप बाहर से क्षार लगा सकते हो, और पेट में शोथ हुआ तो आपको क्षार औषधि के रूप में पेट में देना पड़ेगा। जैसे विद्रति बाहर हुआ तो आप बाहर उसको ये कर सकते हो, काट सकते हो, उसका श्राव कर सकते हो, व्रण चिकित्सा करते हो। अभ्यंतर विद्रति हुआ तो उसको चिकित्सा में परिवर्तन आएगा, थोड़ा परिवर्तन अभ्यंतर के स्थान पर होगा। इसलिए ये व्यवस्था करणम तेषाम, चिकित्सा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है।
स्थानिक परिवर्तन आता है, लक्षणों में स्थानिक परिवर्तन आता है। जैसे उदर में, गुल्म में और गर्भाशय की व्याधियों में, तीनों में एक लक्षण आपको मिलेगा। थोड़ा सा खाने के बाद पेट में तनाव होता है, सीधा बैठ नहीं सकते हैं, झुक के बैठना पड़ता है। ये लक्षण तीनों में कॉमन है, लेकिन तीनों में बताया है अवस्थानानुसार चिकित्सा में परिवर्तन होता है, प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। दोष वही चिकित्सा, दोषों की चिकित्सा ही करेंगे हम, लेकिन कुछ में स्थानिक करेंगे, कुछ में लेप कराएंगे, कुछ में रक्त मोक्षण कराएंगे, ऐसी भिन्न भिन्नता आती है। इसलिए व्यवस्था करणम तेषाम, पढ़ाने के लिए, उसकी विशेषताएं बताने के लिए, उसका गांभीर्य बताने के लिए, उसका दारुणत्व बताने के लिए ये भेद किए हैं। धन्यवाद सर। एक प्रश्न ऐसा है कि अगर ओवेरियन सिस्ट अगर लेटर एज में हो, कोई हेतु नहीं है, तो क्या वो वातज शोथ वातज सिस्ट होगी क्या? ये पेशेंट देखे बिना बताना कठिन है। प्रत्यक्ष पेशेंट देखने के बाद ही उसके हेतु निकालने की पद्धत, उसका लाइफस्टाइल, उसका आचार, उसके मानसिक अवस्था, ये सब देखकर निर्णय करना पड़ेगा। केवल चर्चा से निर्णय नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कुशल वैद्य को बताओ, वो बताएगा। धन्यवाद सर। मुझे लगता है अभी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्नों का सारांश यही हमें समझना है कि हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। व्याधि कोई भी हो सकता है, हेतुओं के अनुसार हमें दोष स्वतंत्र है या परतंत्र है ये ढूंढने हैं, और उसके अनुसार चिकित्सा का निर्णय लेना है। व्याधि कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, सभी जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का ये एक कॉमन आंसर अभी तक जो हाँ, सर ने और बताया। एक ऐड करो, स्थानिक चिकित्सा भूलना नहीं है, वो भी करना अनिवार्य है। जहाँ आवश्यक है, जहाँ बलवान स्थानिक लक्षण है, वहां पर स्थानिक चिकित्सा शीघ्र फलदायी करना अनिवार्य है, ये भूलना नहीं। बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सेत, बलवान उपद्रव को हाँ सभी काम छोड़ करके पहले उसकी चिकित्सा करो, ये नियम है, इसको भूलना नहीं है। वहां आप हेतु निकालते बैठे को पेशेंट मर जाएगा, ये ध्यान रखना है। आयुर्वेद को बदनाम नहीं करेंगे हम लोग गलती करके। धन्यवाद सर। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर हमें भेज सकते हो। अगले व्याख्यान में हम उसे जरूर लेने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाले शनिवार के दिन होगा। आज हम यहीं रुकते हैं। सर के लिए कोई कृतज्ञता में रहना, यही वाक्य महत्वपूर्ण है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप यहाँ पर सम्मिलित हुए, ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने के लिए प्रवृत्त करें। धन्यवाद।